नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARD की डायरेक्टर ए राजू की तरफ से अभी ये बात कंफर्म किया गया कि उनकी टीम की तरफ से अभी एक नेक्स्ट जनरेशन रैमजेट पावर आर्टिलरी सेल पर काम किया जा रहा है। इस नए राउंड का एक्सपेक्टेड रेंज 80 से 90 किलोमीटर तक होने वाला है, जो कन्वेंशनल 155mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी सेल के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना ज़्यादा होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये प्रोजेक्ट अभी अपने ईयरली डेवलपमेंट स्टेज में मौजूद है और ARD के एस्टिमेशन के मुताबिक इसे फुल्ली मैच्योर होने में अभी 9 से 10 साल का समय लगने वाला है। इसका कारण बताते हुए ARD की तरफ से बताया गया कि रैमजेट propulsion सिस्टम को कॉम्पैक्ट आर्टिलरी सेल के फॉर्मेट में इंटीग्रेट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिस वजह से ये एक इंजीनियरिंग चैलेंज होने वाला है। अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो रैमजेट प्रोपल्शन का इस्तेमाल नॉर्मली लॉन्ग रेंज मिसाइल के अंदर किया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर को कंबस्शन के लिए ड्रॉ करता है और इसे ऑनबोर्ड ऑक्सीडाइजर को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस वजह से मिसाइल हल्का होता है और ये ज़्यादा रेंज को कवर कर पाता है और मिसाइल को सस्टेन्ड हाई स्पीड फ्लाइट भी मिल पाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इतने छोटे 155mm स्टैंडर्ड की सेल में फिट करना मतलब थर्मल मैनेजमेंट, मटेरियल ड्यूरेबिलिटी और एरोडायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम को फेस करने की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये सिस्टम आर्टिलरी वॉरफेयर में एक मेजर स्टेप माना जा रहा है। आज के टाइम में कन्वेंशनल 155mm स्टैंडर्ड की जो आर्टिलरी सेल्स होते हैं उनका मैक्सिमम रेंज 40 से 45 किलोमीटर तक ही सीमित होता है और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल थोड़ा एक्स्ट्रा रेंज को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर रैमजेट पावर आर्टिलरी सेल सक्सेसफुल हो गया तो इंडियन आर्टिलरी यूनिट भी बिना अपनी गन पोजीशन को बदले दुश्मन के डीप टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। हालांकि इसका टाइमलाइन लंबा लग सकता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू हासिल करना हमेशा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी इनोवेशन और इंटेंसिव टेस्टिंग की जरूरत होती है, जिसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। अगला अपडेट भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम की तरफ से, जहां नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी की तरफ से अभी अपनी 2024 और 2025 की एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक कटिंग एज लो RCS अल्ट्रा वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना का डेवलपमेंट का जिक्र किया गया। ये नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना सिर्फ एमका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस नहीं करेगा, बल्कि एक्टिव रडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन में भी काफ़ी मदद करने वाली है, जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए वर्ल्ड क्लास फीचर माना जा सकता है। इस लो RCS वाइड अल्ट्रा बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना का सबसे बड़ा एडवांटेज इसका फ्लश माउंटेड डिज़ाइन होने वाला है, जिससे एमका की कॉम्पोजिट एयरफ्रेम और रडार ऑब्जर्व मटेरियल या रैम कोटिंग के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इसके टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर बात करें तो अल्ट्रा वाइड बैंड ऑपरेशन में ये एंटेना लाइकली 2 से 18 GHz या उससे भी ज़्यादा वाइड फ्रीक्वेंसी को कवर करने वाला है, जिससे ये सोवियत तरह लो फ्रीक्वेंसी रडार से लेकर मॉडर्न AESA फायर कंट्रोल रडार तक सबको काउंटर कर सकता है। इसमें मौजूद एक्टिव RCS रिडक्शन सिस्टम की वजह से ये सिर्फ पैसिव स्टेल्थ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका ऑनबोर्ड प्रोसेसर इनकमिंग रडार पल्स को डिटेक्ट करने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी और पल्स को एनालाइज करने वाला है और उसके बाद फिर काउंटर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने वाला, जो कि दुश्मन के रडार को जैम करने का काम नहीं करेंगे, बल्कि उनके सिग्नल को कैंसिल आउट करने का काम करने वाला, जो कि एयरक्राफ्ट को एक्टिव स्टेल्थ को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला। और ये सिस्टम स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेल्थ भी कहा जा सकता है। और ये सिर्फ RCS रिडक्शन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि रडार जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काउंटर मेजर और सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम एमका के इंडिजिनस AESA रडार और हाई स्पीड ऑनबोर्ड कंप्यूटर के साथ भी इंटीग्रेट होने वाला है, जो लो लेटेंसी एल्गोरिदम और रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्शन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होने वाला है। कुल मिलाकर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी का ये अल्ट्रा वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंटीना एमका के स्टेल्थ प्रोफाइल को और भी एडवांस बनाने वाला है और बैटलफील्ड में इससे चाइना के J-20 या यूनाइटेड स्टेट के F-35 के लेवल की सर्वाइबिलिटी को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट भारत के एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अगर बोइंग अपना C-17 ग्लोब मास्टर 3 का
प्रोडक्शन लाइन को दोबारा ओपन करता है तो इंडियन एयरफोर्स इस हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के 5 और यूनिट को खरीदने पर विचार कर रही है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 11 C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट मौजूद है जो 2011 से 2019 के बीच एक्वायर किए गए थे और अभी इनको नंबर 81 स्क्वाड्रन स्काईलॉर्ड के अंदर हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में ऑपरेट किया जाता है। C-17 की रिलायबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडियन एयरफोर्स ने इसके साथ लगभग 100% अवेलेबिलिटी रेट को मेंटेन किया है और इसका मेंटेनेंस बोइंग के ग्लोबमास्टर 3 इंटीग्रेटेड सस्टेनमेंट प्रोग्राम के अंदर किया जाता है। C-17 की डिजाइन की बात करें तो ये हाई विंग 4 इंजन टी-टेल स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है जो कि 77.5 टन तक की पेलोड को एक बार में ले जा सकता है। इसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 2400 नॉटिकल मील तक है और ये शॉर्ट और अनप्रिपेयर्ड रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है। सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि C-17 ह्यूमन टेरन ऑपरेशन में भी इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन रहा है। इंडियन एयरफोर्स अभी एडिशनल C-17 को इस वजह से भी एक्वायर करना चाहता है क्योंकि हमारे जो 20 के आसपास IL-76 रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है उनकी रिलायबिलिटी काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और इनका सर्विस अवेलेबिलिटी रेट हमारे लिए काफ़ी मेजर इशू बन चुका है जो कि 50% से कम होता है। अगर 5 और C-17 अभी खरीदे जाते हैं तो हमारे पास 16 के आसपास C-17 होने वाले जिससे हमारी रैपिड डिप्लॉयमेंट और डिटरेंस कैपेबिलिटी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC जैसे रीजन में काफ़ी बूस्ट होने वाला है। लेकिन अभी एक चैलेंज ये भी है कि बोइंग की तरफ से ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स को अपनी प्रोडक्शन को रिस्टार्ट करने के बारे में कोई भी फॉर्मल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। C-17 का प्रोडक्शन लाइन 2015 में ही बंद कर दिया गया था और दोबारा शुरू करने के लिए इसकी सप्लाई चेन को रिबिल्ड करना इतना आसान नहीं होने वाला है। यानी कि अगर मास में ऑर्डर नहीं किया था तो बोइंग की तरफ से इसको दोबारा प्रोड्यूस करना स्टार्ट नहीं किया सकता है। अब हालांकि कई देश है जो कि C-17 को एक्वायर करना चाहते हैं तो अगर डबल डिजिट में ऑर्डर बोइंग को मिलता है तो इसकी प्रोडक्शन लाइन को एक बार फिर से ओपन किया सकता है और अगर दोबारा बोइंग की तरफ से इसकी प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट किया जाता है तो भारत एडिशनल 5 यूनिट के लिए ऑर्डर को प्लेस कर सकता है और ये डील लगभग 1.5 से $2 बिलियन के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट यूएई और भारत के डिफेंस टाइज की तरफ से। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की एज ग्रुप की तरफ से अभी भारत के डिफेंस सेक्टर के साथ अपनी एंगेजमेंट को मजबूत करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अंदर एज ग्रुप की तरफ से अभी उनकी हंटर सीरीज की लॉटरिंग मुनिशन हंटर 10, हंटर N और हंटर 2S को भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है जिसे इंडियन मिलिट्री मार्केट में पुश करने के अलावा भारत में बनाकर बाहर देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। अब अगर हंटर सीरीज के बारे में डिटेल में बात करें तो ये एज ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी हेल्कॉन के द्वारा डेवलप किया गया एक फिक्स्ड विंग ट्यूब लॉन्च लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम है जिसे हम आमतौर पर केमिकेजी ड्रोन भी कह सकते हैं। हंटर 10 की बात करें तो ये एक मल्टी रोल लॉटरिंग मुनिशन है जो कि आईएसआर ऑपरेशन यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेंस के अलावा क्लोज एयर सपोर्ट और प्रिसिशन गाइडेड मिशन को करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के आसपास और ये 40 मिनट तक लॉटर कर सकता है। ये व्हीकल माउंटेड कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है जो कि ISO 20 फुट स्टैंडर्ड की कंटेनर कॉम्पेटेबल होने वाला है। इस वजह से इसका मोबिलिटी और डिप्लॉयमेंट बहुत ही आसान होने वाला है। हंटर N की बारे में बात करें तो ये नेवल ऑपरेशन के लिए डेवलप किया गया है और इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर तक होने वाला और ये 500 ग्राम तक की वॉरेट को कैरी कर सकता है जो कि खास करके मैरीटाइम टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका छोटा साइज और ऑप्टोनिक सेंसर इसे शिप्स और कोस्टल टारगेट के अगेंस्ट में बहुत इफेक्टिव बनाने की बात की जाती है। और अंत में हंटर 2S के बारे में बात करें तो ये एक ऑटोनोमस लॉटरिंग मुनिशन है जो एरियल स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर और इसका एंडोरेंस 45 मिनट के आसपास होने वाला है और इसमें 2 kg तक की पेलोड का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि AI बेस्ड स्वार्म कोऑर्डिनेशन अटैक के लिए डिजाइन किया गया और इसका इंटीग्रेशन मिलियम रोबोटिक के थेमिस UGV के साथ भी किया जा सकता है जो कि इसे ग्राउंड और एयर ऑपरेशन दोनों के लिए कैपेबल बनाने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम आकाश स्वानस की एक्सपोर्ट के बारे में है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस की आर्मी की तरफ से भी आकाश स्वानस सिस्टम में अपनी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है। खास करके रिसेंटली मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट में आकाश स्वानस सिस्टम की परफॉर्मेंस को देखने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ चुका है। आकाश स्वानस के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो ये एक DRDO की तरफ से डेवलप किया गया एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक होने वाला और ये 20 किलोमीटर तक की अल्टीट्यूड तक टारगेट को एंगेज कर सकता है। इस सिस्टम के अंदर इंडिजिनस RF सीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, गाइडेड रॉकेट जैसे अजाइल टारगेट को और लो RCS वाले टारगेट को भी हिट कर सकता है और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इसका राजेंद्र फेज्ड एरे रडार एक साथ 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 12 के साथ एक साथ एंगेज हो सकता है, मतलब मल्टी डायरेक्शनल थ्रेट को साइमल्टेनियसली काउंटर कर सकता है। फिलीपींस के पास सभी इजरायली मेड स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि पाइथन 5 और डर्बी जैसे एयर टू एयर मिसाइल का सरफेस टू एयर वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। इन सिस्टम का रेंज 15 से 35 किलोमीटर तक होता है और ये 9 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड तक ही टारगेट को एंगेज कर सकते हैं, जो कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को अगेंस्ट में इफेक्टिव होने वाला। लेकिन गाइडेड रॉकेट या SRBM जैसे हाई स्पीड स्मॉल RCS वाले थ्रेट को काउंटर करने के लिए इन सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया। इसी वजह से भी फिलीपींस की तरफ से आकाश 1S को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। फिलीपींस की तरफ से 2022 में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एक्वायर किया गया था, जिसका डिलीवरी इसी साल के दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। और अगर आकाश 1S का डील अभी फाइनलाइज हो जाता है तो ब्रह्मोस के साथ मिलकर फिलीपींस की एयर और कोस्टल डिफेंस को ये और भी मजबूत करने वाला है, जिसमें ब्रह्मोस ऑफेंसिव डिटरेंस प्रोवाइड करने वाला और आकाश 1S डिफेंसिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।